हेलो दोस्तों, आज हम बीए एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। आपसे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सिलेबस मैच कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस है या नहीं है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो अब इसमें हम थर्ड यूनिट करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी हो गई हैं, फोर्थ फिफ्थ भी बहुत जल्दी आ जाएगी इनकी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले गुजारिश करूँगी आपसे कि सिलेबस नोट कर लेना ये वाला, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन ही लिया गया है। साथ ही साथ कॉपी पेन निकाल के बैठना ताकि सारी चीज़ें नोट करते चलो, ताकि बाद में रिविजन में हेल्प ले। तो हमारे टॉपिक समझो, देखो वीडियो होगी हिंदी में, ठीक है। तो पहला है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय और पेशा क्या होता है। उसके बाद वर्क एंड लेजर, यानी कि आराम और अवकाश क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन क्या है। जजमानी व्यवस्था क्या है। और लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि जो विधिक व्यवसाय होते हैं इंडिया में, मतलब इन सब से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नोट करते चलना। तो सबसे पहले व्यवसाय और पेशा क्या है। देखो मैं एक सीधी बात बोल रही हूँ कि 10-15 मिनट ना शांति से इस वीडियो में देते ना, ये यूनिट पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो व्यवसाय और पेशा क्या है। व्यवसाय व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए की जाने वाली गतिविधि, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए इंसान जो काम करता है वो ही व्यवसाय है। व्यवसाय से तात्पर्य उस प्रकार की आर्थिक गतिविधि से है जो किसी व्यक्ति द्वारा पैसा कमाने के लिए नियमित रूप से की जाती है। यानी कि व्यवसाय नॉर्मली वही है जो सब करते हैं, लेकिन देखो व्यवसाय और पेशे में ये फर्क है कि पेशा जो होता है ये प्रोफेशन होता है। एक तरह जैसे बोलते हैं ना लोग कि मेरा प्रोफेशन है कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो प्रोफेशन वही है, व्यवसाय वही है जो नॉर्मली दो वक्त की रोटी के लिए है। पेशा भी वही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो पेशा होता है ये भी एक तरह का व्यवसाय है। इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें विशेष प्रशिक्षण, ज़्यादा नॉलेज, योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है। पेशा भी एक व्यवसाय है जिसके लिए किसी व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रशिक्षण या इंटर्नशिप से गुजरना पड़ता है। मान लो नॉर्मली कोई वकील है, तो नॉर्मल तो वकील बनेगा नहीं, उसे वकालत से संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर की शिक्षा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज चाहिए, विशेषज्ञता चाहिए, और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट हुई, तो ये सब पेशे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो व्यवसाय पेशा लगभग सिमिलर ही होता है, लेकिन प्रोफेशन यानी कि पेशे में ये होता है कि इसमें किसी काम को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, नॉलेज, योग्यता आदि की मतलब ज़रूरत पड़ती है। अगला है कार्य और आराम। नॉर्मली यार काम तुम भी करते हो, आराम तुम भी करते हो, ठीक है। तो काम जो किया जाता है वो एक ऐसी गतिविधि है जो किसी उद्देश्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से की जाती है। जैसे मान लो आप हो, आपका उद्देश्य है एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ठीक है। तो आप इस टाइम पे काम कर रहे हो, यानी कि वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। और आप परिणाम ये चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, उद्देश्य भी आपका यही है, तो आप परिणाम भी वही चाहते हो। इसलिए आप शारीरिक रूप से, यानी कि मानसिक रूप से, यानी कि मेरी बक बक सुनकर, और शारीरिक रूप से यानी कि नोट्स बनाकर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो काम एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी उद्देश्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से कोई प्रयास किया जाता है। अब आपने ये काम तो कर लिया, अब आप क्या करोगे, आराम। थक गए ना भाई वीडियो देखकर, जब एंड में थक जाओगे तो आराम करोगे। तो आराम और अवकाश को विशेष रूप से गतिविधि की समाप्ति द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि जब आपकी गतिविधि या फिर आपका उद्देश्य परिणाम वाला जो काम था, जब ये समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो आप करोगे, आपको स्वतंत्रता मिली, अब फाइनली आप लेट सकते हो। तो इसी को मतलब स्वतंत्रता जो आपको मिलेगी उसे ही आराम बोलते हैं। यानी कि काम और कर्तव्य से मुक्ति का जो समय होता है, यानी कि जब आप अपने काम से फ्री हो गए तो उस समय को आराम बोलते हैं, यानी कि अवकाश। अब श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें पहले एक बात सीधी सी समझो, जैसे मान लो कपड़ों का निर्माण होता है किसी फैक्ट्री में, तो ऐसा तो नहीं है कि कपड़े का निर्माण करने में केवल एक ही व्यक्ति है जो सारा काम करता है। नहीं भाई, सूत कोई और काटता है, धागे कोई और बनाता है, और कपड़े के लिए कलर कोई और डिसाइड करेगा, डिज़ाइन कोई और बनाएगा, उसकी पैकिंग कोई और करेगा। यानी कि श्रम विभाजन में नॉर्मली होता है, विभाजन का मतलब होता है तोड़ना, श्रम का मतलब वो ये मेहनत, ठीक है। तो श्रम विभाजन में यही होता है कि जो काम होता है उसे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। यानी कि श्रम विभाजन का अर्थ उत्पादन करने की जो प्रोसेस है जिसमें किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसे छोटे छोटे खंडों में बांटना है। अर्थात किसी एक काम को अनेक छोटे छोटे खंडों और उपखंडों में बांटना है, ठीक है। बांटकर उस काम को पूरा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही श्रम विभाजन बोलते हैं। जैसे कि कपड़ों का निर्माण है, इसे कोई एक इंसान नहीं करेगा। इसमें पूरी फैक्ट्री में देखो, कपड़ों के निर्माण में सूत कोई और काटेगा, धागा कोई और बनाएगा, और टी शर्ट पे क्या डिज़ाइन लगाना है, कैसा डिज़ाइन लगाना, कटिंग कोई और करेगा, करेगा कपड़े की, सिलेगा कोई और। एक इससे श्रम विभाजन से क्या होता है,
से विशिष्टीकरण आता है। जैसे कि मान लो एक इंसान है, अब उसे नॉर्मली वो सूट सिलने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो कोई उसे काट के देगा और फिर वो फटाफट फटाफट सिल देगा, ठीक है। जैसे ही उसने वो सिल दिया तो आज उसे 20 मिनट लग रहे हैं, और फिर जब वो डेली डेली इस काम को करती रहेगी लड़की या फिर लड़का, तो कल को उसे 20 की जगह 15 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट लगेंगे, टाइम कम होता जाता है, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो श्रम विभाजन में नॉर्मली यही होता है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो इसलिए जो इंसान जिस काम में परफेक्ट है उसे वो काम दिया जाता है। अब इसके क्या लाभ है? पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि। वही वाली बात है कि यार जब एक लड़की रोज़ सूट सिलने का काम करती है, तो पहले दिन उसे 20 मिनट लगते थे एक सूट सिलने में, अगले दिन 15 लगेंगे, 18 लगेंगे, 10 लगेंगे, तो इस तरह टाइम कम होता जाएगा, तो उसकी जो कार्य क्षमता है, यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी है काम करने की, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। कार्य का विशिष्टीकरण, यानी कि पहले वो नॉर्मली 20, 25, 30 मिनट में एक सूट सिल देती है, लेकिन अब काम में विशिष्टीकरण आ गया, यानी कि अब वो परफेक्ट होती जा रही है, तो अब उसे और भी कम टाइम लगेगा, वो ज़्यादा सामान ज़्यादा सिल पाएगी, ठीक है। और जब वो ज़्यादा सिलेगी तो नॉर्मली बात है उत्पादन में वृद्धि होगी। अब जब हमारे पास बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा सूट होंगे, वो बहुत ज़्यादा सिलेगी, तो उससे वस्तु जो है वो सस्ती उपलब्ध होंगी, और साथ ही साथ जब वो इतनी ही परफेक्ट है, वो इतनी ही अच्छे से सामान को सिलेगी या फिर कपड़े को सिलेगी, तो फिर अच्छी किस्म का ही सिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसका गला गलत बना दिया या फिर बाजू टेढ़ी मेढ़ी काट दी बना दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है कि श्रम विभाजन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, क्योंकि अब किसी एक इंसान के सिर पे अगर हम बोल दें कि कपड़े सिलने का काम करो, या फिर कटिंग भी तुम्हें करनी है, सिलना भी तुम्हें ही है, कपड़े में डाई तुम्हें करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अलग अलग लोगों को हायर करते हैं, जो सिलने में अच्छा हो, जो कढ़ाई में अच्छा हो, जो बुनाई में अच्छा हो, तो उससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। जिसकी जो योग्यता होती है उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम जो है वो मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कटिंग में अच्छा है तो उसे कटिंग का काम मिल जाएगा, कोई आर्ट बहुत अच्छी बनाता है तो उसे आर्ट का काम मिल जाएगा, इस तरह। और साथ ही साथ श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि, वही वाली बात है कि पहले बहुत टाइम लगता था किसी काम करने में, लेकिन अब परफेक्ट हो गए ना यार उसमें, तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते होंगे जो पहले आप लेट करते थे, लेकिन करते गए तो उसमें भी परफेक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या है वो नुकसान? पहला, श्रमिकों का शोषण, यानी कि नॉर्मली कई कई घंटों का उनसे काम लिया जाता है, उनकी भी कई तरह की दिक्कतें होती है, कई कई घंटों उनसे काम ले रहे हैं, सैलरी ठीक से नहीं दे रहे, ठीक है। तो वहाँ पे जो मतलब बड़ी बड़ी फर्म हुई, फैक्ट्री हुई, कंपनियाँ हुई, वहाँ पे श्रमिकों का शोषण होता है। और साथ ही कार्य क्षमता में कमी, यानी कि तुम उनसे एक ही काम कराते रहते हो तो उससे वो पक जाते हैं, उब जाते हैं, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाते, उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। सोचो कि आपसे 24 घंटे पढ़ाई करवाई जाए ना, ठीक से सोने दिया जाए, या फिर 11-12 घंटे आपसे लगातार पढ़ाई करवाई जाए, नहीं कर पाओगे ना यार, थोड़ी दिक्कत होगी। उसी तरह उत्तरदायित्व का अभाव, देखो ये एक मेन बात है, इसे समझो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो एक कपड़ा है, ठीक है, अब वो कपड़ा बाजार में बेचा गया और वो कपड़ा निकला खराब, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को उसके लिए हम लायबल यानी कि उत्तरदायी ठहरा देंगे कि इस एक बंदे की वजह से कपड़ा ख़राब हुआ। अब उस कपड़े को बनाने में देखो धागा किसी और ने काटा, कटिंग किसी और ने की, उस पर डाई किसी और ने की, डिज़ाइन किसी और ने बनाया, कढ़ाई किसी और ने की, उसे सिला किसी और ने, तो इसलिए उत्तरदायित्व का अभाव होता है ना। उत्तरदायित्व के अभाव में ना तो ये पता चल पाता है कि गलती किसकी थी, और ना ये पता चल पाता है कि ये काम परफेक्टली किसने किया, यानी कि ये अच्छा काम किया किसने, ठीक है। और श्रमिकों की स्वतंत्रता में बाधा, वही एक काम करते रहो, एक तो बोर हो जाते हैं, ऊपर से उन्हें उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती है, ठीक है। और बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता, यानी कि जिस लड़की से केवल सिलाई करवाई जा रही थी, ठीक है, वो कभी कटिंग ट्राई नहीं करेगी, ठीक है, वो कभी डाई ट्राई नहीं करेगी, कपड़े पे जो डाई करते हैं वो ट्राई नहीं करेगी, वो कभी भी कढ़ाई बुनाई नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका तो काम वही है ना कि भाई इन्हें सिलते रहो। तो जो मतलब और अलग अलग टाइप के टैलेंट होते हैं वो उसमें विकसित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ और कर ही नहीं पाएगी। तुमने उसका काम जो डिसाइड कर रखा है कि उसका ये काम है, ठीक है। पूंजी का केंद्रीकरण, यानी कि मालिक के हाथ में सारी पूंजी होती है, श्रमिकों की जो स्थिति होती है वो थोड़ी डाउन होती है, वर्ग संघर्ष होता है, और बहुत बार मतलब ये जो कंपनी वगैरह होती हैं इनमें मतलब हड़ताल भी हो जाती है। तो ये कुछ हानियाँ हैं कि श्रम विभाजन से होता क्या है। वैसे कुल मिला के अच्छी चीज़ है श्रम विभाजन, जब श्रम को पूरा मतलब लोगों में बांट दिया जाता है, सबको रोजगार मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ इसकी हानियाँ भी हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे पूछ सकता है हानि बताओ या फिर दोष बताओ, और लाभ की जगह ऐसे ही पूछ सकते हैं गुण बताओ इसके, या फिर इसकी विशेषता बताओ, ठीक है। अब अगला है जजमानी व्यवस्था। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में करेंसी ज़्यादा नहीं होती थी, तो वस्तु का विनिमय होता था, यानी कि लेन देन, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जजमानी व्यवस्था, ये क्या होती थी, ये प्राचीन भारत में विशेष रूप से पाई जाने वाली एक आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें एक जाति के सदस्य है जिन्हें सेवक बोला जाता था, यानी कि उस टाइम पे एक जाति थी जिसके जो सदस्य होते थे उन्हें सेवक पर जाए कमीन बोलते थे, थोड़ी नीची जाति के लोग होते थे, ठीक है। तो ये ऊंची जाति के सदस्य हैं जिन्हें जजमान बोलते थे, उनके लिए काम करते थे, और बदले में जजमान उन्हें वस्तु
वस्तु विनिमय अर्थात अनाज या अन्य कोई सामान द्वारा पे करते थे। यानी कि जब एक पर्सन दूसरे के यहाँ पे काम करता था, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौकर रख लेते हैं लोग, सेवकों को रख लेते हैं, वो उनके यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरह पुराने टाइम में भी कुछ लोग होते थे जो जजमानों यानी कि जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके यहाँ पे काम करते थे। जो लोग काम करते थे उन्हें सेवक, प्रजा या कमीन बोला जाता था, और जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उन्हें जजमान बोला जाता था। और ये जो जजमान शब्द था इसकी उत्पत्ति होती संस्कृत भाषा के यजमान शब्द से, जिसका अर्थ होता है यज्ञ को करने वाला। आपने शादी विवाह या पूजा में सुना होगा, पंडित जी बोलते हैं कि यजमान को बुला लीजिए, पूजा का टाइम हो रहा है, इस तरह करिए, ठीक है। और इसमें वस्तु विनिमय होता था, यानी कि पैसे उस टाइम पे ज़्यादा होते नहीं थे, तो मतलब कोई भी अनाज दे दिया, गेहूँ दे दिया। और साथ ही साथ ऐसा भी होता था कि जब शादी विवाह का माहौल होता था घर में, तो ऐसे समय में भी जो यजमान यानी कि जो जजमान होते थे ये अपने यहाँ काम करने वाले सेवक को और अलग अलग वस्तुएं भी दे देते। अब एक और बात है कि नॉर्मली जो सेवक होते थे उन्हें सेवक, प्रजा या कमीन बोला जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण होते थे यानी कि जो ब्राह्मण सेवा प्रदान करते थे, ठीक है, जैसे कि किसी के यहाँ पे यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराना, जो ब्राह्मण सेवा करते थे उन्हें पुरोहित बोला जाता था, उन्हें सेवक, प्रजा या कमीन नहीं बोला जाता था। अब इसके लाभ या विशेषता देखो। पहला, रोजगार। रोजगार से मतलब है कि जो जजमानी व्यवस्था थी इसमें सबको रोजगार मिलता था, यानी कि हर एक जजमान का 1, 2, 3 कमीन होते थे जो उनके यहाँ पे काम करते थे, क्योंकि जजमान सारे काम नहीं करते थे, वो अपने यहाँ पे नौकर रखते थे, उन्हें ही सेवक या कमीन या प्रजा बोल जाता था। तो जो लोग होते थे उन्हें रोजगार मिलता था। और जजमान और सेवक के मध्य प्राथमिक संबंध होते थे, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे जो रिलेशन थे वो जजमान और सेवक के मध्य होते थे। और ऐसा नहीं होता था कि काम से निकाल देते थे, कोई उस टाइम पे किसी को काम से नहीं निकालता था। और अगर कोई भी सेवक काम छोड़ के जाता था तो वो अपनी जगह किसी अपने ही फैमिली के मेंबर को उस काम पे रख के जाता है। जैसे पिता किसी अन्य गांव में जा रहे हैं किसी काम से, तो वो अपने बेटे को रख जाएं कि अब मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छे संबंध होते थे, शादी विवाह का माहौल होता था तो एक परिवार जैसा रहता था, अच्छे संबंध होते थे। लेकिन ये जो संबंध है ये प्राथमिक तो होते थे लेकिन ये अनौपचारिक होते थे। अनौपचारिक मतलब प्राथमिक हैं, अच्छे संबंध हैं, लेकिन अनौपचारिक हैं। औपचारिक तो वो हुए जो कानून की तरफ से मान्यता प्राप्त हों या फिर घर के लोग हों, लेकिन घर के नहीं होते थे, मतलब नॉर्मली गांव के लोग होते थे जो सेवा देते थे। और आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता का मतलब वही है जब सेवक को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो बोलता था जजमान से, और जजमान जो है वो उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। इसमें और एक ये पॉइंट था कि रोज़गार की सुरक्षा। मैंने बताया था कि रोज़गार की सुरक्षा से ये मतलब है कि जैसे मान लो एक बंदा है वो दूसरे के यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहा है, ये जो सेवक है ये जजमान के यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहा है, तो जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी जगह पे इसका बेटा आ जाएगा, यानी कि ये वंशानुगत व्यवसाय होता था, उसकी जगह पे उसका बेटा आएगा, फिर उसकी जगह पे उसका बेटा आएगा। तो रोजगार की सुरक्षा बनी रहती थी, किसी भी हालत में तुम्हें जैसे आज के टाइम में नौकरी से निकाल देते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। अब इसके कुछ दोष या फिर हानि भी थी। पहला तो जजमानी व्यवस्था में सेवकों का जो है शोषण होता था। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी जजमान शोषण करते थे सेवकों का, लेकिन सेवकों का आर्थिक शोषण होता था। जैसे कि बहुत बार उन्हें पैसे ठीक से पे नहीं किए, या बहुत बार सेवक ने ही ठीक से काम नहीं किया, तो इस तरह से सेवकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था और सेवकों की कार्यक्षमता में कमी आती थी। वही वाली बात है, एक ही काम कराते रहोगे उससे तो उसकी कार्यक्षमता में कमी आएगी। और ये जो जजमानी व्यवस्था होती थी ये ज़्यादातर जाति के आधार पर होती थी। जैसे कि मान लो ऊंची जाति के लोग तो जजमान है और नीची जाति के लोग सेवक, प्रजा या फिर कमीन बोले जाते थे, ठीक है। अब भारत में कानूनी पेशे या फिर व्यवसाय या फिर विधिक वृत्ति का विकास कैसे हुआ, या तो ऐसे पूछ लेगा कि भारत में कानूनी पेशे का विकास कैसे हुआ, या ऐसे पूछ लेगा कि भारत में कानूनी व्यवसाय या फिर भारत में विधिक व्यवसाय कैसे है, या फिर विधिक वृत्ति क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। कुछ भी किसी भी तरह पूछ लेगा तो ये हेडलाइन दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो कानूनी पेशे समाज के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित व्यवसाय में से एक है। कानूनी व्यवसाय में लगे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर अधिवक्ता या वकील के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब ये जो भारत में जो कानूनी व्यवसाय है इसका क्या है, इतिहास क्या है इसका, ठीक है। तो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, पहला तो प्राचीन भारत में कानूनी व्यवसाय उस टाइम पे नॉर्मली आज के समय की तरह वकील तो नहीं होते थे, ठीक है। उस टाइम में जैसे कि मान लो आदिवासी हुए या फिर नेता या फिर राजा जो होते थे उनके द्वारा न्याय किया जाता था, जिन्हें बुद्धिमानी दरबार और धार्मिक प्रमुख सलाह देते, यानी कि जो उनके यहाँ पे जो धार्मिक प्रमुख होते थे या जो बुद्धिमान उनके दरबारी होते थे वो सलाह देते, जैसे अकबर के दरबार में बीरबल सलाह देते थे, इस तरह, ठीक है। और ऋषि जो होते थे, ऋषि मुनि, वो विवादों को सुलझाते थे और हिंदू धार्मिक सिद्धांतों और रीति रिवाजों के आधार पर निर्णय सुनाते थे। आज की तरह उस टाइम पे वकील नहीं थे, बिल्कुल बल्कि सम्मानित व्यक्ति थे जो मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में काम करते थे। यानी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है, तो नॉर्मली उन्हें समझाने की कोशिश करो। उस टाइम पे आज की तरह व्यवस्था नहीं होती थी, ऋषि मुनि सब चीज़ें सुलझा ले लेते थे या राजा वगैरह।
दूसरा, पहला हमने पढ़ लिया कि प्राचीन भारत में मतलब कैसे होता था, प्राचीन भारत में कानूनी व्यवस्था की हालत क्या थी। उसके बाद मध्यकालीन भारत, इससे आप विकास भी समझ सकते हो कि पहले प्राचीन भारत में कैसे होता था, फिर मध्यकाल आया, फिर ब्रिटिश भारत आया। तो ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में कानूनी पेशे क्या थे। इस समय कानूनी पेशों का उदय हुआ क्योंकि मुकदमों में पक्षकारों ने अपने मामले को अदालत में पेश करना शुरू किया और वकील नियुक्त किए जाते थे। हालांकि ये वकील आधुनिक अर्थों में वकीलों के बजाय एजेंट के रूप में ज़्यादा काम करते थे, यानी कि वकील नहीं लगते थे, पूरे एजेंट ही होते थे एक समय के। उन्हें मुकदमे की राशि का 1% उनकी फीस के रूप में दे दिया जाता था। और इस समय कानूनी पेशे और संगठन जो था, इनका ढांचा ठीक से नहीं था, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो था वो ठीक से नहीं था, स्ट्रक्चर का अभाव था। उसके बाद ब्रिटिश काल में जो कानूनी पेशे थे उनके बारे में पढ़ो। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान कानूनी प्रणाली में कई सुधार हुए और कई विकास हुए, जिससे संगठित कानूनी पेशे की नींव रखी, जिसे हम आज के टाइम में भी देखते हैं। उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा न्यायालयों का निर्माण हुआ और कानूनी पेशे का अत्यधिक विकास हुआ उस टाइम पे। ठीक है, तो यहीं पे हमारे जो मतलब यूनिट 3 है ये कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।